नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लड़की जिसकी मैंने हत्या की नामक कहानी का कथासार देखेंगे। यह कहानी मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई कहानी है जिसके लेखक आनंद हैं, और आज जो हम लोग देखेंगे तो वो इसी कहानी का हिंदी अनुवाद का सारांश है। तो कन्नड़ कथाकार आनंद ने इस कहानी द्वारा भारतीय समाज को विवेकशीलता और सहृदयता से देखने का नज़रिया बनाने का प्रयास किया है। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी का नैरेटर स्वयं लेखक ही है। तो पूर्व दीप्ति शैली अर्थात फ्लैशबैक में, अर्थात पहले जो घटना घट चुकी है उसी को याद करते हुए लिखना, इसी को कहते हैं फ्लैशबैक मोड ना। तो इस कहानी का जो नैरेटर है वो स्वयं लेखक ही है। नैरेटर की प्राचीन भारतीय शिला शिल्पों में रुचि है और इसके लिए वो क्या करते हैं, यात्रा करते रहते हैं। वैसे ही यात्रा करने के दौरान एक बार वो मैसूर प्रांत की यात्रा करते हैं और वहाँ पर नागबल्ली नामक एक गांव में पहुँचते हैं और उसी गांव के एक व्यक्ति करियप्पा नामक व्यक्ति हैं जो उस गांव के प्रमुख हैं, या फिर आप कह सकते हैं उस गांव के मुखिया हैं। तो उसके यहाँ वो जाके ठहरते हैं। करियप्पा उस गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है और करियप्पा उदार भाव से लेखक का स्वागत करते हैं। यहाँ लेखक को भारतीय संस्कृति की परिपाटी अतिथि देवो भवो का अनुभव होता है, अर्थात लेखक का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सत्कार होता है और लेखक वहाँ पे रुकते हैं। उन्हें रात में भी वहाँ रुकना पड़ता है। नरेटर अर्थात लेखक सद्गृहस्थ हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन बिताते हैं और सही से वह अपनी पत्नी को सम्मान वो बराबर का दर्जा देते हैं। इसलिए अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी को पत्र के माध्यम से अपने यात्रा अनुभव से अवगत कराते रहते हैं। नागबल्ली गांव में थोड़े आराम और इत्मीनान के बाद वह एक विस्तृत पत्र अपने पत्नी को लिखते हैं और वो पत्र लिखकर उसे लिफाफे में बंद कर देते हैं, उसे सील कर देते हैं और अब उसको क्या करना है, पोस्ट करना है। तो उन्हें नहीं पता कि इस गांव में लेटर बॉक्स कहाँ है। तो वो वहाँ से निकलते हैं तो उसे एक लड़की मिलती है, ठीक है, एक युवती है, ठीक है, जवान लड़की है, वो मिलती है। घर के बाहर ही वो खड़ी थी। तो लेखक उससे पूछता है कि कहाँ पर क्या है, लेटर बॉक्स है। तो लड़की आग्रह करके वह पत्र खुद ले लेती है कि आप मुझे दीजिए, मैं इसे लेटर बॉक्स में डाल देती हूँ। संवाद के इसी क्रम में लेखक को लड़की का संक्षिप्त नाम ज्ञात होता है और वो है चेन्नी। चेन्नी जिसका पूरा नाम है चेन्नम्मा, है ना। और इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो यही लड़की चेन्नी अर्थात चेन्नम्मा है। लेखक चेन्नी का पहला परिचय देते हुए लिखते हैं कि जब पहली बार उनसे भेंट हुई तो वो मुझे देखकर जरा मुस्कुराई। गांव की उस बच्ची की विनयशीलता और सरलता देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। चेन्नम्मा के व्यक्तित्व में सुंदरता, सहजता और सहृदयता का संयोग है जो कठिनाई से ही देखने को मिलती है ना। अर्थात वो सुंदर भी है, सहज भी है ना, सहृदय भी है। तो मिला जुला के ये तीनों कॉम्बिनेशन एक लड़की में मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा लेखक का कहना है। लेकिन चेन्नम्मा में ये तीनों ही देखने को मिला। लेकिन इसके ठीक बाद चेन्नी के जीवन की अंधविश्वास की कोख से पैदा हुई एक विडंबना का पता चलता है। ठीक है, रात के अंधेरे में
चेन्नी नरेटर के कमरे में आती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि रात के अंधेरे में कोई जवान लड़की किसी के कमरे में क्यों आएगी, लेकिन ये आती है तो नरेटर को पता चलता है कि वो बसबी है। ये बसबी शब्द को समझ लेना ज़रूरी है, काहे कि इसी से रिलेटेड ये पूरी कहानी है। तो अर्थात वो लड़की आती है और कहती है कि आप मालिक हैं और हम आपके दासी हैं, हम आपका सेवा करना चाहते हैं, आप जैसा चाहें वैसा मेरे साथ कर सकते हैं। तो ये बात पहले लेखक को बहुत ही अस्वाभाविक लगता है कि कोई जवान लड़की ऐसे रात के अंधेरे में आकर ऐसा कैसे कह सकती है ना। तब लेखक मैंने जानकारी लेना शुरू करते हैं या उसी से पूछताछ करना शुरू करते हैं, और उसी से पूछताछ के क्रम में ही पता चलता है कि वो बसबी है। इस प्रथा को जान लेने का ज़रूरत है। ये प्रथा नहीं कह सकते, ये पूरी तरह क्या है, एक अंधविश्वास से जुड़ी हुई प्रथा है। ठीक है। साथ ही समाज में बच्चों के प्रति चिंता और अंधविश्वास से जुड़े रहने का भी पता चलता है लेखक को। तो ये बसबी क्या है और ये बसबी क्यों बनी, इसको समझ लेना ही क्या हो जाएगा, समझ लेने से ही ये पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है चेन्नी के साथ। जब चेन्नी छोटी थी तो एक बार बीमार थी, अत्यधिक बीमार थी, उसे बचने का कोई चांस नहीं था, है ना। तब चेन्नी के माता पिता ने भगवान से ये प्रार्थना किए या उससे मनौती मांगे कि किसी तरह से भी क्या हो कि उनकी बेटी ठीक हो जाए, और वो मन्नत करते हैं कि अगर बेटी बच जाएगी तो उसे हम बसबी बना देंगे। बसबी बना देंगे अर्थात ये बसबी का जो प्रचलन है वो देवदासी से मिलती जुलती प्रथा थी। अर्थात इस प्रथा के अनुसार अब उस लड़की का कभी किसी से शादी नहीं कराएंगे, अर्थात शादी इसका नहीं होना है। और ये जो कुलीन लोग होंगे या फिर बोल सकते हैं जो सभ्य समाज के पुरुष होंगे, ये उसी के सेवा में रहेगी। और वो सेवा क्या है, मानसिक से शुरू करके शारीरिक तक सब कुछ होगा, जो कि क्या है, एक बहुत ही गलत परंपरा है या गलत अंधविश्वास है। ये बेश्या और बसबी में सिर्फ इतना ही अंतर हुआ कि बेश्या वो तो पैसे के लिए ऐसा करती है, लेकिन बसबी ये तो धर्म के नाम पर ऐसा करती है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि किस प्रकार धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों का शोषण किया जाता है। लेखक रेखांकित करना चाहता है कि क्या माता पिता ने ईश्वर से उसका जीवन इसलिए मांगा था कि उसे बसबी बनाकर रोज रोज मरने के लिए छोड़ देंगे, वो भी ईश्वर के नाम पर। यहाँ प्रश्न यह है कि ईश्वर एक बच्ची के लिए बसबी जैसे जीवन की सृष्टि क्यों करेगा। ये धर्म, यह आस्था का नहीं बल्कि अंधविश्वास का मामला है। लेखक स्त्रियों के प्रति इस कुरीति पर प्रहार करता है। कथा के क्रम में अपनी पत्नी की याद, लेखक के भीतर अपनी पत्नी के प्रेम के प्रकटीकरण के साथ स्त्री मात्र के प्रति उनके सम्मान का भाव को भी दर्शाता है ना। अर्थात लेखक क्या है, पूरी तरह गृहस्थ जीवन बिताते हैं, अपने पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, है ना। इसीलिए हर बात को अपने पत्नी से शेयर करते हैं, पत्र द्वारा उसे बताते हैं। लेखक इस बात से आहत है कि एक भावना और सपनों से भरी बच्ची को बसबी बनाकर लोगों की सेवा करने के लिए प्रस्तुत करने में गरिमा और संतोष का अनुभव करने वाली कुप्रथा ईश्वर को कलंकित करने की कोशिश है। अर्थात जिस ईश्वर की सत्ता में हम लोग विश्वास करते हैं, तो उस सत्ता को तो बदनाम करने की ये कोशिश है। ये तो पूरी तरह अंधविश्वास है। ये ईश्वर ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कोई लड़की बसबी बनकर इस प्रकार की नारकीय जिंदगी व्यतीत करे। नरेटर चेन्नी से लंबा संवाद करते हैं, अर्थात यहाँ पे लेखक चेन्नी को समझाना चाहते हैं, है ना।
परंपरागत ढंग से वो चेन्नम्मा को समझाना चाहते हैं कि उसके भीतर धर्म और ईश्वर का गलत भय पैदा किया गया है। वो कहते हैं, तो सुनो, स्त्री के लिए मान ही प्राण है। मान खो देने वाली स्त्री का जीवन बहुत खराब होता है। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो मान ही है। तुम लोगों को उसे ऐसे नहीं बेचना चाहिए, अर्थात अपने इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। ज्ञानियों का कहना है कि मानहीन स्त्री के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। लेकिन ये सब बोलने के बाद भी चेन्नम्मा प्रतिवाद में उसके भीतर जो सीख भर दी गई है, जो अंधविश्वास भर दिया गया है, उसी को वो कहती है। वो कहती है कि मालिक, ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये तो जिसका शादी होता है वैसे स्त्रियों के लिए है, ये तो उसके लिए है जिनके पति हैं, लेकिन हमारी जैसी के लिए तो ये बात नहीं है। अगर हम वैसा करेंगे तो हमें तो क्या किया जाएगा, अपने जाति से बाहर ही कर दिया जाएगा। हमारा जीवन तो आप जैसे कुलीनों की सेवा से ही संबंधित है। लेकिन लेखक भी छोड़ने वाले नहीं थे, है ना। वो फिर समझाते गए, पुनः समझाए, बोले, अरे चेन्नम्मा, तुम समझती नहीं। सुनो, भगवान के नाम पर स्त्रियां यदि मान खो दें तो क्या वे उसे पसंद करेंगे? माने अर्थात क्या ईश्वर ऐसी स्त्रियों को पसंद करेंगे? भगवान की मन्नत की है तो भगवान की सेवा करो, कौन मना करता है? वह छोड़कर इस प्रकार का मान गंवाने वाला काम तो नहीं करना चाहिए। चेन्नम्मा इसका उत्तर देती हुई कहती है कि मालिक, आप जैसे कुलीन ही तो हमारे भगवान हैं और आपका ही सेवा करना चाहते हैं और इसी में हमारा पुण्य है। अर्थात चेन्नम्मा अभी तक नरेटर की बात को समझ नहीं पा रही है। फिर लेखक लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं, वो समझाते जाते हैं, है ना। लेखक इस प्रथा पर चिंतन करते हुए कहते हैं कि भगवान को खुश करने के नाम पर स्त्रियों और बच्चियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। माता पिता क्यों अंधविश्वास में पड़कर अपने हाथों से ही अपनी बेटियों को अंधविश्वास की बलि चढ़ा देते हैं। मन्नत के नाम पर बच्ची का स्त्रीत्व दिन प्रतिदिन मर रहा है। विडंबना यह है कि चेन्नम्मा भी मानती है कि वो जो कर रही है ठीक कर रही है, क्योंकि अंधविश्वास का जहर उसकी रग रग में घोल दिया गया है। वो इस घृणित कार्य को भी ईश्वर सेवा मानकर ही जी रही है। रीति रिवाज के नाम पर माँ बाप ने खुद ही बेटी की बलि चढ़ा दी है ना। लंबे तर्क वितर्क के बाद चेन्नम्मा नरेटर की बातों का मर्म समझ पाती है, अर्थात लेखक अंततः अपनी बातों को समझाने में सफल होते हैं। उसे इस बात का बोध हो जाता है कि उसे भगवान के नाम पर ठगा जा रहा है ना। इस तरह से लेखक को बहुत ही खुशी होता है कि चलो हमने एक बच्ची को समझा पाया, है ना। ये भगवान की इच्छा नहीं, इस सत्य का बोध हो जाता है चेन्नम्मा को। इस तरह से लेखक को लगता है कि कहानी का जो अंत है, अर्थात इस घटना का जो अंत है, ये क्या है, सुखद बना। लेकिन यह सुखद नहीं, ये अंत क्या है, दुखद बन जाता है। जब सुबह नरेटर को पता चलता है कि कुएं में चेन्नम्मा की लाश मिली है, अर्थात वो आत्महत्या कर ली है ना। तो इस घटना से लेखक अत्यधिक आहत हो जाते हैं। उन्हें लगता था कि उसने एक बच्ची को नारकीय जिंदगी से उबार लिया है, अर्थात बचा लिया है, लेकिन वह तो जीवन लीला समाप्त करके ही चली गई। और इस तरह की घटनाओं में जैसा होता है वैसा ही हुआ चेन्नम्मा के साथ भी, है ना। पुलिस रिकॉर्ड में बताया गया कि चेन्नम्मा ने आत्महत्या की है, लेकिन लेखक का कहना है कि नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, उसका हत्या किया गया है। और हत्या करने का जो मूल दोषी है वो उसके माता पिता हैं, जो छोटे से ही जिसको क्या है, इस तरह के कार्य के लिए धकेला गया। और लेखक को
लेखक खुद को भी दोषी मानते हैं, है ना, कि पता नहीं अगर मैं उसको नहीं समझाया होता रात में तो शायद वो जिंदा होती। इसीलिए कहानी का शीर्षक भी है कि लड़की जिसकी मैंने हत्या की, है ना। तो लेखक कहते हैं कि चेन्नम्मा मृत्यु के गोद में गई, या फिर यह कहें कि वह एक घृणित प्रथा की बलि चढ़ गई। दरअसल वह एक हत्या थी। उसके माता पिता इस घृणित प्रथा के शिकार थे और इसी अंधविश्वास ने चेन्नम्मा की जान ली। चेन्नम्मा यदि जीवित रहते हुए बसवी रहने से इनकार कर देती, है ना, जैसे कि लेखक उसको समझा चुके थे, तो शायद अगर जिंदा होती तो अगले दिन से वो बसवी रहने से इनकार कर देती, तो अंधविश्वास में डूबा समाज उसे ऐसे ही जीने नहीं देती, है ना। शायद चेन्नम्मा को लगा होगा कि आत्महत्या कर लेना ही मेरे जीवन का क्या है, समाधान है। लेखक को आत्मग्लानि है कि यदि उसने चेन्नम्मा को न समझाया होता तो शायद वह जीवित होती। वह नैरेटर अर्थात लेखक के भीतर की मनुष्यता की आवाज़ है और कहानी का शीर्षक भी इसी आत्मग्लानि का बोध कराता है ना। कहानी का अंतिम पंक्ति इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इस पूरी घटना पर एक स्त्री की क्या राय होगी, है ना। ये स्त्री कोई और नहीं बल्कि लेखक की पत्नी लक्ष्मी है ना। एक स्त्री के दुख, बसवी की प्रथा और एक युवती की अकाल मृत्यु पर एक स्त्री की प्रतिक्रिया ही सर्वोपरि होगी। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।